नमस्कार दोस्तों, लॉ अपडेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं एडवोकेट देवेंद्र। दोस्तों, जब कभी पति पत्नी में कोई विवाद हो जाता है और विवाद होने के बाद में पत्नी के द्वारा भरण पोषण की राशि के लिए वो पारिवारिक न्यायालय में जाती है, जहां पर उसके फेवर में फैसला होने के बाद में वो वसूली की कार्रवाई करती है। और वसूली की कार्रवाई करने पर जहां न्यायालय के द्वारा अब तक पति को जेल जाना पड़ सकता था, लेकिन अब ऐसे पति को न केवल जेल जाना पड़ेगा बल्कि साथ ही उस व्यक्ति की मतलब उस महिला के पति की संपत्ति को कुर्क और नीलाम भी किया जा सकता है। ये अभी हाल ही हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन गोपाल बनाम छत्तीसगढ़ क्रिमिनल अपील है 921/2023 की। तो अपन इसके बारे में चर्चा करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 है वो भरण पोषण की राशि के बारे में क्या कहती है। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 125 है वो पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेशित करती है। इसमें सबसे पहले जो बताया गया है कि यदि कोई भी जो पुरुष होता है वो पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, पर्याप्त साधनों से तात्पर्य ऐसा है कि जो पुरुष है उस घर का जो मुखिया है वो माता पिता में से पिता हो सकता है, और यदि पुत्र है तो पुत्र हो सकता है, और यदि वो पति के रूप में है तो पति हो सकता है। तो जो पुरुष वर्ग का जो वो व्यक्ति है यानी कि महिला का जो पति है, या फिर उन बच्चों का जो पिता है, या फिर जो वृद्ध माता पिता है जो उनका पुत्र है, वो पर्याप्त साधनों वाला होना चाहिए, यानी कि साधन संपन्न होना चाहिए, वो कमाने लायक होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति हो तो उसकी पत्नी जो भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तो दोस्तों ऐसी पत्नी जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, उसकी जिम्मेदारी उसके पति की होती है। और ऐसे पति की अधर्मज संतान या धर्म संतान, अधर्म संतान से तात्पर्य सौतेली संतान से है और धर्म संतान जो उसकी वेद संतान से है। ऐसी संतानों का चाहे विवाह ना हो तो उन संतानों की भी जिम्मेदारी भरण पोषण की उनके पिता के ऊपर आती है। यदि ऐसी धर्मज और अधर्म संतानें बालिग हो गई हो लेकिन वो संतानें शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत हो तो उनके भी भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके पिता के ऊपर आती है। और साथ ही ऐसे जो व्यक्ति है उसके माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उनके पुत्र के ऊपर आती है। जब ऐसे व्यक्ति के द्वारा पर्याप्त साधनों के होते हुए भी अपने माता पिता के या अपनी पत्नी के या अपने वेद और अवेद धर्मज अधर्मज संतानों का भरण पोषण वो नहीं करता है, तो जब ऐसे व्यक्ति माननीय न्यायालय में भरण पोषण के लिए आवेदन करते हैं तब न्यायालय मेरिट के आधार पर यदि वो इस बात से निश्चित हो जाता है कि जो पुरुष है उसके द्वारा अपनी पत्नी अथवा माता पिता अथवा बच्चों का भरण पोषण जानबूझकर लापरवाही पूर्वक नहीं किया जा रहा है, तो उन बच्चों के अथवा पत्नी के अथवा माता पिता के फेवर में एक निश्चित राशि जो कि मासिक राशि होती है वो तय करता है कि प्रत्येक माह की इतनी तारीख को ये राशि इस व्यक्ति के द्वारा इन बच्चों को अथवा माता पिता को अथवा उसकी पत्नी को अदा करेगा। दोस्तों 125(2) क्या कहती है, जो सीआरपीसी की होती है, तो जो इसमें बताया गया है कि ये आदेश करते समय जो न्यायालय होता है उसकी गणना आवेदन पेश करते समय से करता है। यानी कि कभी कभी कई बार जब आपकी फाइल न्यायालय में चल रही होती है, किसी न किसी कारण से आपकी पत्रावली में समय लग जाता है, आप अपने अधिवक्ता से भी नाराज हो जाते हैं, आप न्यायालय से भी नाराज हो जाते हैं, जजेस से कई बार कमेंट कर देते हैं कि इतना समय हो गया है, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है जिससे कि मैं अपना खर्चा चला सकूं। तो आप उस बात से कभी भी नाराज नहीं होइए, चाहे वो जजेस किसी भी कारण से आपको तारीख दे रहा है या फिर सामने वाला जो व्यक्ति है किसी महिला का जो पति है जानबूझ के अगर वो तारीख ले जाता है, उस बात से भी बिल्कुल मत घबराइए। अगर अधिवक्ता किसी कारण से कोई डेट ले रहा है या उपस्थित नहीं हो पाता है, उस बात से नहीं घबराना है, क्योंकि 125(2) सीआरपीसी ये कहती है कि जिस दिन आपने न्यायालय में पत्रावली को पेश किया है, यानी कि भरण पोषण का जो आपने आवेदन पेश किया है, न्यायालय उस दिन से आपके मेंटेनेंस का आदेश तय करेगा। अर्थात
अगर 2 साल के बाद भी होता है तो आपका आदेश जो होगा वो आदेश की तारीख से जो गणना मानी जाएगी वो पत्रावली अर्थात आपका जो आवेदन पत्र है वो पेश किए करने की तारीख से ही माना जाएगा। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) क्या कहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 125(3) यह कहती है कि जिस व्यक्ति को मासिक भरण पोषण का अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया गया है, यदि उसकी पालना करने में वो लापरवाही करता है तो न्यायालय के द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। साथ ही ऐसा जुर्माना जो न्यायालय उचित समझे वो लगा सकता है। और इसके अतिरिक्त यदि फिर भी वो पालना करने में जानबूझकर लापरवाही करता है तो न्यायालय के द्वारा प्रत्येक वसूली के लिए उसे 1 मास तक का कारावास की सजा दी जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि साथ ही इसमें एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी आप आदेशित होने के बाद में वसूली की पत्रावली न्यायालय में पेश करें तो वो आदेश की तारीख से 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको पेश करनी है। अन्यथा अगर वो मियाद बार हो गई तो वो न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो आपकी वसूली की कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए या उस पत्रावली को खारिज करे। लेकिन जहां उचित कारणों से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट की प्रार्थना पत्र आप लगा देते हैं तो 12 महीने के समय गुजरने के बाद भी न्यायालय अपने विवेक से उस आपकी रिकवरी की फाइल को स्वीकार भी कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम वापस से अपने जो केस में आ जाते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वसूली की कार्रवाई में व्यक्ति को न केवल सजा दिए बल्कि उसकी संपत्ति की कुर्की और नीलामी का भी आदेश दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने उपरोक्त धारा दंड प्रक्रिया संहिता की 125(1), 125(2) और 125(3) पढ़ा है, उसमें कहीं भी संपत्ति को कुर्की और जेल भेजने कुर्की और नीलामी की बात नहीं लिखी हुई है। केवल उसमें अभियुक्त को यदि भरण पोषण की राशि वो समय पर अदायगी नहीं करता है, लापरवाही करता है, तो उसको जेल भेजने की बात करती है ये धारा। तो जो जेल भेजने की बात के बाद में उसकी संपत्ति को कुर्की और नीलामी सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर करी है, उसके तथ्यों पर अपन आते हैं। यह है दोस्तों कि वरुण गोपाल जो कि याचिकाकर्ता मनमोहन गोपाल का एक पुत्र है और उसकी शादी सन 2012-13 में महिला से हुई थी, जिसके बाद में उस घटना के दौरान वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था और इस दौरान शादी के 2 वर्ष के बाद में उन दोनों का मनमुटाव होने के कारण वरुण गोपाल की जो वाइफ थी उसने आपराधिक मुकदमे स्थानीय न्यायालय में दर्ज करा दिए थे और उन दोनों के बीच में कई सारे विभिन्न कानूनी कार्रवाइयां भी चल रही थी। उसके बाद में वरुण के ऊपर मुकदमा चलने पर उसने अग्रिम जमानत के लिए माननीय न्यायालय में याचिका पेश करी, जहां पर उसकी याचिका अस्वीकार होने के बाद में उसने न्यायिक कार्रवाइयों में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, जहां पर उसने एक्स पार्टी ऑर्डर से उस महिला के खिलाफ तलाक भी ले लिया है और उसके विरुद्ध हालांकि उस महिला ने जो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था उसकी अपील स्थानीय न्यायालय में कर रखी थी अपील के रूप में। लेकिन इस दौरान उस जो महिला का जो पति था वरुण कुमार, उसने दूसरा विवाह कर लिया था और विवाह के दौरान के बाद में उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन वरुण अथवा जो उसका पिता था वो चूंकि भरण पोषण की राशि की जो अदायगी थी वो 1 लाख रुपए प्रतिमाह माननीय न्यायालय से आदेशित हो चुकी थी और वो उसकी भरण पोषण की प्रतिपूर्ति करने में न केवल असमर्थ हो रहा था बल्कि लापरवाही पूर्वक वो माननीय न्यायालय में अथवा उस महिला को दोनों को ही अदायगी नहीं कर रहा था। और इस बात की जो लापरवाही है वो अपील होते होते जब सुप्रीम कोर्ट तक चली तो वहां पर भी इस बात का पुख्ता जानकारी हो गई न्यायालय को कि ये पिता और पुत्र जानबूझकर लापरवाहियां कर रहे हैं और इस महिला को बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहे। यहां तक कि जो वरुण कुमार है उसके पिता को जब उसने अदायगी के न करते हुए अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई तब उसकी न केवल वो जमानत याचिका अस्वीकार की गई बल्कि उसके पिता को 10 माह तक का
कारावास की सजा भी जो है वो भुगतनी पड़ी थी। और इस दौरान माननीय न्यायालय की नजर में यह भी आया कि जो वरुण कुमार था वो अपने पिता की इकलौती संतान था और उसने स्थानीय मकान को 2 करोड़ रुपए में भी बेच दिया था। अंत में जब महिला को उसके पति ने शर्त के अनुसार 1 रुपया भी नहीं दिया, तब उसने उपचार पाने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में संविधान के आर्टिकल 142 के तहत, जो कि एक उस सुप्रीम कोर्ट की असीमित शक्तियां होती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को कोई भी आदेश करने की असीमित शक्तियां होती है, उनको हालांकि उसको एक लिमिट में प्रयोग करना रहता है, तब वहां पर उसने याचिका लगाई। और वहां पर भी जब याचिकाकर्ता का पति बार बार तारीख ले रहा था और उसकी जितनी भी लापरवाहियां थी वो माननीय न्यायालय में नजर आ रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसके 6 दुकानें थी, उसकी बिक्री अथवा नीलाम करने के लिए न्यायालय को आदेश दिया। और साथ ही ये कहा कि इन 6 दुकानों को बेचने के बाद जितनी भी रकम आती है वो उक्त महिला को दी जाए। तो दोस्तों, ये जो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नजीर पेश की गई है कि कोई भी व्यक्ति जेल जाकर उस जुर्माने से या उस अदायगी से बच सकता है, तो अब ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति लापरवाही पूर्वक किसी महिला के अथवा उसके बच्चे के और या उसके माता पिता के भरण पोषण करने में लापरवाहियां करता है, अदायगी नहीं करता है, तो न केवल वो जेल जाएगा अपितु उसकी अचल चल संपत्ति को विक्रय और नीलाम किया जा सकता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।